बनता। चलो भाई, जितने भी अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं अपने अपने कैमरा ऑन करो। हॅलो, कळलं? तो झोपला, सांगेन मी फोन, मी फोन करेन तुम्हाला. आई रिपीट माई सेल्फ, जितने भी अच्छे माँ बाप के बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे. मोइनुद्दीन शेख मेरे को होस्ट बना. मोइनुद्दीन शेख मुझे होस्ट बना. हाँ, थैंक यू वेरी मच. ओके, इफ समबडी कैन टेल मी एग्जैक्टली वेयर डिड वी स्टॉप लास्ट टाइम और क्या चालू करना है, भगवान आपका भला करेगा. If anybody can tell me हम लोग को क्या चालू करना है और लास्ट टाइम हम लोग कहाँ पर थे. वी हैव कंप्लीटेड सेल डिवीजन. सेल डिवीजन खत्म हो गया ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं. ओके, गुड 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 गुड. Then we can start with another chapter now. And today we can start with something called as आप क्या हिंदी में मराठी में कहते हैं मालूम नहीं. इंग्लिश में तो नाम अलग है, लेकिन हिंदी मराठी में क्या नाम है उसका, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको. सुसुकरण, सुसुकरण नहीं, मूत्रीकरण नहीं, एक्सक्रीशन को क्या बोलते तुम लोग? आई डोंट नो. फाइन. बेसिकली एक्सक्रीशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ, वी वर बेसिकली अंडरस्टैंड यूरिन फॉर्मेशन. अब यूरिन फॉर्मेशन को हिंदी मराठी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं मालूम. फाइन. यूरिन फॉर्मेशन, आई डोंट नो व्हाट्स द एग्जैक्ट वर्ड इन हिंदी मराठी. सॉरी. मूत्र विसर्जन नहीं, वो तो रिमूवल ऑफ यूरिन हो जाएगा. फाइन. मूत्र फॉर्मेशन नहीं, फॉर्मेशन तो इंग्लिश हो. व्हाटएवर. फाइन. See, basically, we're going to talk about excretion and osmoregulation. It's a nice chapter. Excretion, osmoregulation, काफी important chapter है, काफी सारे concepts है. Fine. The whole chapter we are going to focus on only one kind of excretion, that is susu. Susu. I know the word is urine. सुसु अच्छा लगता है. Fine. Actually ये word आता है आपके चैप्टर के एंडिंग में. एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है 7-5 मार्क का कि सुसु कैसे बनती है. फाइन. तो हाउ इज यूरिन फॉर्म, तो वो पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ना है हम लोग को. सी व्हेन आई टॉक अबाउट वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, आपकी बॉडी काफी सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर फेंकती है, काफी सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर फेंकती है. जैसे अभी यहाँ पर कुछ कैमरास ऑफ किए हुए बच्चे हैं, बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट्स, उनको मुझे बाहर फेंकना है रूम से, लेकिन फिर मैं बोले जाने दो. फाइन. तो your body uses lots of things. It's basically carbohydrates, proteins है, proteins है, lipids है, वो सब लेती है, यूज करती है. आपकी बॉडी में O2 जाता है, आपकी बॉडी में पानी जाता है, और मेटाबॉलिज्म से काफी सारी चीजें बनती है जो बॉडी को नहीं चाहिए, उसको बॉडी को फेंकना है. फाइन. सो अगर मैं लिस्ट बना के दे दूं तो आई कैन से टॉक अबाउट सू, आई कैन टॉक अबाउट शी. फाइन. आपके सू में क्या होता है? आपके सू में होता है यूरिया. यूरिया बेसिकली इट्स ऑल अबाउट यूरिया. ऑफ कोर्स वाटर तो है, वाटर तो है, बट यूरिया इज अ नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल. थोड़ा सा यूरिक एसिड रहता है. फाइन. एक्चुअली वो बनता है अमोनिया से. पहले अमोनिया होता है, फिर अमोनिया से यूरिया बनता है. सो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. एनिमल किंगडम में ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक्सक्रीट होती है: अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. फाइन. आपका शी इज बेसिकली अनडाइजेस्टेड वेस्ट, अनडाइजेस्टेड फूड. फाइन. वो शी है.
यू स्वेट अ लॉट, पसीना काफी सारा होता है, तो पसीने में क्या, अगेन वाटर है, थोड़ा सा यूरिया उसमें भी है, थोड़ा सा सॉल्ट है उसके अंदर। अब भी मैं और एक चीज एक्सक्रीट कर रहा हूँ, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। O2 अंदर आता है, CO2 बाहर जाता है, O2 अंदर, CO2 बाहर जाता है, तो इस पर तो CO2 बाहर फेंक रहा हूँ। अगर मैं ठंडी में करूँ तो वाटर वेपर आएगा, फाइन, तो वाटर वेपर बाहर जाता है, तो CO2 है, वाटर वेपर है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स बेसिकली यू एक्सक्रीट फ्रॉम योर बॉडी, फाइन। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग एक्सक्रीशन करते हैं। नाउ we are basically going to talk about 3 kinds of excretion. See, कैसा होता है, सबसे पहले आप जब प्रोटीन्स खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स जब आप खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के अंदर जाते हैं, they get digested to form something called as glucose. ग्लूकोज बॉडी के अंदर ब्लड एब्जॉर्ब करेगा, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डालेगा, सेल्स के अंदर ये ग्लूकोज यूज होगा, जितना सेल्स को चाहिए उतना सेल ले लेंगे, उतना यूज कर लेंगे, बाकी वापस ब्लड को दे देंगे। जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो जाएगा लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर गेट स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, ठीक है। फैट्स, आप लिपिड्स खाते हो, वो जाते हैं, डाइजेस्ट होते हैं इन द इंटेस्टाइन एंड गेट्स डाइजेस्टेड टू फॉर्म फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ब्लड इनको एब्जॉर्ब करेगा, और वो स्टोर हो जाएगा इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स, जिसको आप एडिपोस टिश्यू कहते हो, आप उसको चर्बी कहते हो, फाइन। वहां पर जाके वो स्टोर हो जाएगा। सो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो गए, लिपिड स्टोर हो गए। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन जाता है बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो बन जाएगा अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स ब्लड एब्जॉर्ब करेगा, सेल्स के अंदर डालेगा, सेल जितना अमाइनो एसिड चाहिए उतना यूज कर लेगी, बाकी वापस ब्लड को दे देंगे। प्रॉब्लम ये है कि अमाइनो एसिड्स के अंदर नाइट्रोजन है, एंड हैविंग नाइट्रोजन इन द ब्लड फॉर लॉन्ग टाइम इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, इट कैन लीड टू टॉक्सिसिटी इन द ब्लड, फाइन। तो ये नाइट्रोजन बॉडी के अंदर नहीं रहना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए, वो कहीं पर स्टोर भी नहीं हो सकता, तो उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस नाइट्रोजन को, इस अमाइनो एसिड्स को पहुंचाया जाता है लीवर के पास। अमाइनो एसिड्स पहुंच जाते हैं लीवर के पास, लीवर के पास पहुंचते हैं अमाइनो एसिड्स, और वहां पर उनका बनता है अमोनिया। नाउ लफड़ा ये है कि अमोनिया इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, फाइन। अगर बॉडी के अंदर 15-20 मिनट भी अमोनिया रहे तो उसको बॉडी में बेसिकली, अब मैं टॉक्सिक वर्ड बोल देता हूँ, पॉइजन सिंपल, बॉडी खराब होना चालू हो जाता है, सेल्स खराब होना चालू हो जाता है, सिंपल एज दैट, फाइन। तो टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है अमोनिया से, इट्स हाईली 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 टॉक्सिक। अमोनिया को बॉडी के अंदर 15 मिनट भी नहीं रख सकते आप, नंबर 1। दूसरा चीज, अमोनिया इज हाईली वाटर सॉल्युबल, बहुत ज्यादा वाटर सॉल्युबल है, पानी में इजीली घुल जाता है, और आराम से सेल से बाहर चला जाता है, पानी में घुलकर सेल से बाहर चला जाता है, उसको डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन, फाइन। तो आराम से बाहर निकल जाएगा। 1 ग्राम अमोनिया निकालने के लिए बॉडी से आपको नियरली आधा लीटर पानी की जरूरत है। 1 ग्राम अमोनिया निकालने के लिए आधा लीटर पानी की जरूरत है। इसका मतलब अगर आप अमोनिया को बाहर निकालना चालू करोगे बॉडी में से, तो आपको कम से कम दिन में एक 25-30 लीटर पानी पीना पड़ेगा। अरे आप दिन में 5 लीटर पानी भी नहीं पीते हो यार, ठंडी के टाइम तो 2 लीटर भी नहीं पीते हो पानी, 25 लीटर पानी पियोगे, फाइन। तो इतना पानी तो हम लोग नहीं पी सकते ना, 15-15 मिनट में हम लोग सुसु कर सकते हैं, मतलब क्या रहोगे, क्या सब ऊपर से नीचे से निकल रही है, ऊपर से पी रहे हो, नीचे से निकल, ऊपर से, इतना दिन में क्या मतलब दूसरा कुछ काम ना नहीं है क्या, पानी पी रहे हो सुसु कर, पानी पी रहे हो सुसु कर रहे हो, फाइन। हम लोग नहीं कर सकते, ना इतना सुसु कर सकते ना इतना पानी पी सकते। कौन कर सकता है इससे फालतूगिरी, कौन इतना पानी पीता है, कौन इतना सुसु कर सकता है। एनी एनिमल, मछली, वो तो पानी में रहती है, ले जितना पानी अंदर लेना है उसमें क्या फर्क पड़ता है, फाइन। सो मछली कैन एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ वाटर, तो मछली काफी सारा पानी पी सकती है और काफी सारा पानी निकाल भी सकती है। अभी वो स्विम कर रही है पानी के अंदर, कौन देखता है उसने क्या किया पानी के अंदर, उसको जितना चाहे निकाल दो। अभी आपको क्या लगता है समुद्र खारा क्यों है, नहीं वो सुसु की वजह से नहीं है, जाने दो, बट व्हाटएवर। सो बेसिकली मछलियां जो है दे कैन ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एज वेल, वो ड्रिंक नहीं करती, वो बॉडी के अंदर आता है पानी, फाइन, थ्रू गिल्स आता है, और कभी कभी पीती भी है, और वो
अमोनिया को डिसॉल्व करती है पानी के अंदर और कंटिन्यूअसली बॉडी में से अमोनिया बाहर निकलता रहता है, कंटिन्यूअसली, मिनट का वेट नहीं करते, पर कंटिन्यूअसली निकलता रहता है। आइदर गिल से निकलेगा या स्किन से निकलेगा। फाइन, नॉर्मली गिल से स्किन से निकलता है, बहुत रेयरली किडनी से निकलता है। बेसिकली इट्स अबाउट गिल्स एंड निकलता है अमोनिया। अमोनिया निकल बनाना भी बहुत इजी है, अमोनिया का निकालना भी बहुत इजी है। तो उसको बेसिकली बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एक्सट्रीमली लेस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और ये जो एनिमल्स है, स्पेशली फिशेस, फाइन, इनको हम लोग कहते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स। अमोनोटेलिक एनिमल्स, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म। नाउ दूसरा चीज है यहाँ पर हम लोग का प्रॉब्लम। अगर सर इतना पानी हम लोग नहीं पी सकते भाई, बिल्कुल नहीं पी सकते। एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड। तो मैं बात कर रहा था अबाउट हम लोग कौन कर सकता, अमोनियम कौन कर सकता है? अमोनियम कर सकता है मछलियां, स्पेशली कौन सी मछलियां जो सादे पानी में रहती है। फाइन, शार्क जैसी मछलियां नहीं करती, शार्क जैसी मछली यूरिया निकालती है। तो बट मोस्ट, हाँ अदिति बराबर, अदिति अदिति, हाँ मुंह खोल गया था। सो ये बोनी फिशेस जो रहती है, बोन वाली कांटे वाली मछलियां जो बेसिकली वो लोग करेंगे, बोनी फिशेस करेंगे, कार्टिलेजिनस फिशेस नहीं करती है। पानी के कीड़े मकोड़े, एनिमल में पढ़ा था मैंने, पॉरीफेरा और स्टारफिश और फिर क्रैब हो या लॉबस्टर हो या ऑक्टोपस हो, वो सारे के सारे करेंगे, सारे के सारे करेंगे अमोनोडेलिज्म, वो पानी में रहते हैं। और दूसरा एम्फीबियंस के बच्चे, लार्वे, लार्वे कहते हैं हम लोग, लार्वा मतलब फ्रॉग जो है वो एडल्ट एम्फीबियन है, वो जमीन पर रहता है, लेकिन उसका जो लार्वा है टैडपोल, टैडपोल वो पानी के अंदर रहता है। सो एम्फीबियंस के जो लार्वे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, वो पानी के अंदर रहते हैं, तो वो भी करेंगे अमोनोडेलिज्म। एडल्ट एम्फीबियन यूरिडेलिज्म करेगा। तो एज आई सेड, हम लोग इतना पानी नहीं पी सकते, वी कैन नॉट ड्रिंक दैट मच वाटर। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी में अमोनिया अंडरगोज ए केमिकल रिएक्शन, एक पूरा साइकिल होता है, और साइकिल को हम लोग प्यार से कहते हैं, रिमेंबर द वर्ड हमेशा के लिए, ऑर्निथिन साइकिल। बाद में आप पढ़ोगे तो आप मार्क करोगे करोगे, लेकिन ऑर्निथिन साइकिल इज द वर्ड। ऑर्निथिन साइकिल में काफी सारा एटीपी यूज होता है, एनर्जी यूज होता है, जिससे बॉडी, लीवर के अंदर ही होता है ये, लीवर के अंदर अमोनिया कन्वर्ट होता है इनटू यूरिया। यूरिया, is urea toxic? Yes, but it is not as toxic as ammonia. मतलब क्या यूरिया निकालना बहुत जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्या हर 15 मिनट में जरूरी है? नहीं। आप एक दिन के लिए अमोनिया यूरिया को बॉडी के अंदर रख सकते हो। हाँ, एक दो दिन से ज्यादा हो गया तो फिर वो बॉडी को खराब करना शुरू कर देगा। फाइन, लेकिन एक दिन के लिए कोई टेंशन नहीं है। फाइन, लेकिन निकलना निकालना अच्छा है, निकालना अच्छा है। फाइन, क्या उसको बहुत पानी की जरूरत पड़ेगी? इज इट वेरी सॉल्युबल वाटर? नो, इट इज नॉट दैट सॉल्युबल वाटर। इट इज सॉल्युबल इन वाटर जितना, लेकिन अमोनिया जितना इजी नहीं है। यूरिया को लगता है अराउंड 30 से 50 ml पानी, यूरिया को अराउंड 30 से 50 ml पानी लग जाता है। फाइन, तो 30 to 50 ml water is required per gram of urea.
फाइन, लेकिन साला एनर्जी काफी यूज होता है, वो 5 मॉलिक्यूल्स एनर्जी यूज होता है टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया टू 1 ग्राम ऑफ यूरिया, तो 5 एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। फाइन, सो हम लोग यूरिया बनाते हैं ऑर्गेनिक साइकिल से अपने लीवर में, और उसको निकालते हैं एज यूरिन, एज यूरिन। यूरिन निकालेंगे हम लोग बाहर। फाइन, सुसु करेंगे, सुबह सुबह उठाए तो किए होंगे। फाइन, कुछ लोगों ने बिस्तर में भी की होगी, नहीं अभी तो अभी नहीं, अभी बड़े हो, नहीं मेरा बच्चा करता है तो मुझे याद है ना, वो कभी बिस्तर गीला करता था, अभी वो 2 साल का ही है अभी। फाइन, तो आप लोग आपके आदत छूट गई रहेगी। ओके, बट ये यूरिन होता है। फाइन, तो पानी निकलता है लेकिन उतना नहीं जितना फिशेज निकालेंगे। फाइन, शार्क भी करता है, कार्टिलिजियस फिशेस करते हैं, इंसान करते हैं, एडल्ट एम्फीबियंस करते हैं, सारे के सारे मैमल्स करते हैं। फाइन, सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यूरियोटेलिज्म कहते हैं उसको, यूरियोटेलिज्म। लेकिन कुछ एनिमल्स बेचारे ऐसा भी, चिड़िया, छोटी सी चिड़िया है यार, इतना सा है, बॉडी देखो इसकी। फाइन, हम लोग दिन में एक मिनिमम 1 लीटर सुसु करते हैं, मिनिमम 1 लीटर। अगर मिनिमम 1 लीटर बॉडी आप चिड़िया के अंदर डाल दो, वो बेचारे उड़ नहीं पाएगी, हो जाएगी वो। और इतना पानी वो कैसे पी लेगी? कोई छिपकली देख लो, ये इतनी सी बात, कहाँ 1 लीटर पानी में डूब के मर जाएगी 1 लीटर पानी के अंदर, इतना पानी नहीं पी सकते वो बेचारे, ऐसे का ड्रॉप पी, दैट इज फाइन। तो 1 लीटर पानी उनके बॉडी में जा ही नहीं सकता, ना आधा लीटर जा सकता है, तो वो क्या करे बेचारे, क्या करे? फाइन, तो वो लोग क्या करते हैं, वो बर्ड्स है, वो कुछ इंसेक्ट्स है, वो लोग क्या, रेप्टाइल्स है, वो लोग क्या करते हैं, वो कन्वर्ट, उनके लीवर में अमोनिया कन्वर्ट होता है इनटू समथिंग कॉल्ड एज यूरिक एसिड। दे अंडरगो ए साइकिल कॉल्ड एज आयोनोसाइनिक पाथवे, रिमेंबर दिस वर्ड अगेन, आयोनोसाइनिक पाथवे, इसको भी आप बाद में मार्क कर लेना जब पढ़ने को बोलूंगा तब। बट आयोनोसाइनिक पाथवे नाम का केमिकल साइकिल होता है जिसमें से अमोनिया कन्वर्ट होता है इनटू यूरिक एसिड, नॉट यूरिया, और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, नियरली 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट 1 ग्राम। 10 ग्राम, 1 ग्राम कन्वर्ट के लिए 10 मॉलिक्यूल पड़ते हैं, डबल ऑफ यूरिया, डबल ऑफ यूरिया, तो बहुत एनर्जी एनर्जी खर्च हो रही है उसमें यूरिक बनाने के लिए। और ये बनाएंगे यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड बिल्कुल मोस्टली इंसॉल्युबल ही है, और अगर बाई चांस पानी लगा तो हार्डली 5-1 ml, 5 से 10 ml, मैक्सिमम 5-10 ml लगता है। फाइन, तो ये लोग यूरिक एसिड बनाते हैं, बाहर कैसे निकालते हैं? सी, आप अगर पेड़ के नीचे खड़े हो, ऊपर कबूतर कौवा है, उसने सुसु कर दिया तो पूरा अरे गीला कर दिया मेरे को, ऐसा गीला बिला कुछ नहीं होता है, इतना पानी नहीं निकालते, पच करके कुछ गिर जाता है, अब क्या गिरा हुआ खाया था कल रात को। फाइन, तो उनका सू और शी साथ में होता है, इसलिए पेस्ट पेस्ट फॉर्म में आता है, पेस्ट फॉर्म में आता है। या कभी कभी दिखा रहेगा खिड़की के बाहर से काले काले हाजमोला के दाने गिरे रहेंगे, छोटे छोटे। फाइन, तो इंसेक्ट्स की वो टट्टी रहती है, तो टट्टी वो सुशी साथ में करते हैं, वो सू और शी साथ में करते हैं, ऑल यूरिकोटेरिक एनिमल्स विल डू सुशी टुगेदर। फाइन, अलग अलग नहीं करते, साथ में। हम लोग ऐसा नहीं है, आगे से कुछ और पीछे से कुछ और, हम लोग आगे से सुसु पीछे शीशे, ऐसा नहीं, वो लोग बेचारे साथ में करेंगे, कौन अलग अलग करेगा, टाइम किसको इधर। फाइन, तो पेस्ट या पैलेट फॉर्म में करते हैं बेचारे, पैलेट मतलब वो छोटे छोटे दाने के फॉर्म में करे होंगे, लेकिन एनर्जी बहुत खर्च होती है। फाइन, कौन कौन करेगा, बर्ड्स करेंगे, इंसेक्ट्स करेगा, रेप्टाइल्स करेंगे। यूरिकोटेलिज्म कभी कभी तो, और एक से मजेदार समझा रहा हूँ आपको, बुक में है कि नहीं मालूम है मुझे, बट आयोनोसाइनिक पाथवे ना जब चालू होता है उसमें ना कम से कम 15 स्टेप्स है, 15 स्टेप्स, बड़ा बड़ा साइकिल रहता है। फाइन, आपको सिखाऊंगा नहीं बिकॉज जरूरत नहीं है। फाइन, सो आयोनोसाइनिक पाथवे गोज अहेड, 10th स्टेप के आसपास कभी कभी क्या होता है, इंस्टेड ऑफ अमोनिया बिकमिंग यूरिक एसिड, इट बिकम्स ए डिफरेंट सब्सटेंस कॉल्ड एज गुआनाइन, GUANINE, गुआनाइन। तो गुआनाइन बनता है, गुआनाइन तो बिल्कुल पानी नहीं यूज करता, बिल्कुल पानी नहीं यूज करता है। गुआनाइन जो एनिमल्स निकालते हैं उनको हम लोग गुआनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं, गुआनोटेलिक। कौन करेगा, पेंगुइन करेंगे, पेंगुइन। आप बोले पेंगुइन तो पानी के अंदर, अगर पेंगुइन जो पानी के अंदर रहते हैं वो पानी समुद्र का पानी है, पेंगुइन को एक्चुअली मीठा पानी मिलता ही नहीं पीने के लिए। या फिर डेजर्ट में रहने वाले वो स्कॉर्पियंस, बिच्छू, या डेजर्ट में रहने वाले स्पाइडर्स, ये लोग को बिल्कुल पानी नहीं मिलता है, तो ये लोग करेंगे गुआनोटेलिज्म, गुआनोटेलिज्म। फाइन, गुआनाइन निकालेंगे। फाइन, so what I would like to do right now is open your books to यार कौन सा पेज है,
170s में है कुछ या ओपन योर बुक्स टू 174। आपको पढ़ना है 174 और 175। आपको पढ़ना है 174 और 175, 174 या 1 और 175। जो भी डाउट्स रहेंगे आप सब चैट विंडो पे लिखोगे और मैं सॉल्व करूंगा उनको वंस एवरीबॉडी फिनिशेस ऑफ 174 175।
गिव यू 3 more minutes, 4 more minutes. 8:31 में वॉच 8:35 को चालू करूंगा. Okay, I think we should start. Can I start, please? Everybody's done. Yeah. Okay. जो डाउट्स है वो सॉल्व करते हैं पहले. ओके चलो 8:35 हुए नहीं, मैं 1 मिनट और दूंगा. जिनका पढ़ के नहीं हुआ पढ़ लो, खत्म कर लो. 8:35 चालू हो जाए तो खत्म चालू करो. Okay. Let's understand your doubts, please. Now, I can start with the first doubt जो आया था. समर्थ मोरे ने मुझे पूछा क्रिएटिनिन क्या है. जैसे यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, वैसे आपके मसल्स जब काम करते हैं, मसल्स जब भी कोई एक्शन करते हैं, उसमें भी एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, और मसल्स जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है क्रिएटिनिन. जाता निकल यूरिन से निकलता है, लेकिन बनता मसल्स में, लीवर में नहीं बनता वो. फाइन. बिलीरुबिन क्या है? आपका जो बाइल है, आपका जो लीवर है, आपका गॉल ब्लैडर है, वो एक एंजाइम बना जिसका नाम है बाइल. बाइल के अंदर दो चीजें रहती है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन. फाइन. और ये बाइल जो है वो हेल्प करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है.
और जो एक्स्ट्रा बिलीरुबिन है, एक्स्ट्रा बिलीवर्डिन है, वो निकलेगा आपके संडास के साथ। फीसिस, फीसिस जो होता है, संडास का मतलब फीसिस, फाइन। तो फीसिस के साथ निकलेगा और बिलीरुबिन का कलर जो होता है वो येलो होता है, और दैट इज आपका जो संडास रह जाएगा उसका कलर भी थोड़ा सा येलोइश हो जाता है बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन। अगर बिलीरुबिन नहीं रहेगा तो आपका संडास थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का बन जाएगा। तो फीस का मतलब संडास। वोलेटाइल का मतलब होता है गैसियस। वोलेटाइल का मतलब होता है गैसियस। तो आपकी जो दालचीनी खाते हो, लौंग खाते हो, काली मिरी खाते हो, उसमें काफी सारे गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं, गैसियस। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी। द वर्ड इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर बिकॉज आई थिंक क्या लिखा है बुक में, देयर इज नो क्लियर कोरिलेशन बिटवीन द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैसा है कि नॉर्मली कैसा है कि अगर आप देखो फिशेज में 2 चेम्बर काट रहता है, एम्फीबियंस में 3 चेम्बर काट रहता है, रेप्टाइल्स में 3.5 चेम्बर काट रहता है, मैमल्स में 4 चेम्बर काट, मतलब जैसे इवॉल्व होते हैं एनिमल्स वैसे हार्ट चेंज हो जाता है, वैसे लंग्स चेंज हो जाता है, वैसे ब्रेन चेंज हो जाता है। लेकिन इवोल्यूशन का और एक्सक्रीशन का कोई संबंध अभी तक प्रूफ के साथ नहीं मिला। सो फाइलोजेनेटिक का मतलब इवोल्यूशन। सो हैज इवोल्यूशन चेंज अकॉर्डिंग टू यू, हैज इवोल्यूशन चेंज द हैबिट्स ऑफ एक्सक्रीशन? नहीं, एक्सक्रीशन का इवोल्यूशन का अभी डायरेक्टली संबंध नहीं हो दिखा। दैट इज फाइलोजेनेटिक। डीअमाइनेशन का मतलब अमाइनो एसिड्स का टूटना। जब अमाइनो एसिड्स टूटते हैं, अमाइनो एसिड का डीअमाइनेशन होता है तो यू अमोनिया बनता है। आइसोटोनिक, अभी ये चीज समझाना, चलो समझा लेता हूँ मजाक मजाक में। आई एक्सप्लेन दिस, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। ओके, मैं सब कुछ समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा आइसोटोनिक क्या होता है, एक्सिस्मोसिस क्या होता है, बाद में समझाऊंगा बिकॉज थोड़ा इंपॉर्टेंट बाहर निकाल दो। अमोनिया टॉक्सिक क्यों होता है? बिकॉज अमोनिया आपके ब्रेन के सेल्स को खराब करता है, ब्रेन के सेल्स को खराब करता है। वो एग्जैक्टली कैसे करता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉक करता है, वो सब समझाना पागल की ब्रेन के सेल्स को खराब करता है बस। अमोनोडेलिक मतलब अमोनिया निकालने वाले, यूरोडेलिक मतलब यूरिया निकालने वाले, यूरिकोडेलिक मतलब यूरिक एसिड निकालने वाले। ओके, चलो। तो ये थे आपके डाउट्स। एक डाउट जो बचा था मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास एक बीकर है, इसके बीच में मैंने डाल दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें से जाएगा सिर्फ पानी, आर पार सिर्फ पानी जाएगा, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस आर पार नहीं जाएगा। यहाँ पर मैं डालता हूँ 100 ml पानी। मेरे पास 100 ml पानी डाल दिया इधर मैंने, और 100 ml पानी मैंने यहाँ पर भी डाल दिया। दोनों में 100 ml पानी डाल दिया। यहाँ पर मैंने डाल दिया 10 ग्राम सॉल्ट, 10 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, 10 ग्राम सॉल्ट डाल दिया। अब यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 10/100। यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन 10/100, मतलब 1/10 कॉन्सेंट्रेशन है दोनों का। फाइन, 10 ग्राम सॉल्ट 100 ml वाटर, 10 ग्राम सॉल्ट, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो मैं बोलूंगा ये दोनों सॉल्यूशंस आइसोटोनिक है। बोथ आर आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। फाइन। अगर मैं यहाँ पर सॉल्ट बढ़ा देता हूँ, अगर मैं 10 के बदले यहाँ पर 20 ग्राम डाल दूंगा, तो यहाँ पर सॉल्ट ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसको मैं कहूंगा हाइपरटोनिक, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है उसको मैं कहूंगा हाइपोटोनिक। फाइन। तो क्या हो जाएगा, अभी मुझे दोनों को वापस आइसोटोनिक करने का है। बेस्ट क्या होता कि अगर 5 ग्राम सॉल्ट इधर आ जाता, 5 ग्राम सॉल्ट इधर आया तो दोनों 15-15 ग्राम सॉल्ट हो जाता और दोनों इक्वल हो जाते। लेकिन मैंने पहले बोला कि मेम्ब्रेन सॉल्ट को आर पार जाने को देगा ही नहीं, तो होगा क्या? वाटर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर। वाटर यहाँ से यहाँ मूव होगा। अभी कितना है? 20/100, 20/100 है यहाँ पर, और यहाँ पर है 10/100, मतलब यहाँ पर है एक 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 यहाँ पर है 1/5 और यहाँ पर है 1/10, बराबर। फाइन। अब वाटर यहाँ पर जाएगा, समझो
यहाँ से 10 ml पानी यहाँ पर गया, तो यहाँ से 20 ml पानी गया, तो यहाँ पर हो गया 120 ml, यहाँ पर हो जाएगा 80 ml। तो क्या हो जाएगा 20/12 मतलब 1, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/8, और थोड़ा पानी जाएगा, ये हो जाएगा 130 ml, ये हो जाएगा 70 ml, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2/30 मतलब कितना, 2/30 1/6.5, और ये 1/70 मतलब ये हो जाएगा 1/7। तो पानी तब तक इधर अभी बहुत क्लोज आ गया, अभी बहुत क्लोज आ गया, तब तक पानी वहां से यहाँ जाएगा जब तक दोनों सेम नहीं होते, जब तक दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होता। 1.7 1/6.7 1/6.7 मतलब दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होते, तब तक पानी यहाँ से यहाँ बहते जाएगा। फाइन, तो सॉल्ट यहाँ पर नहीं आ सकता। पानी कहाँ से जा रहा है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से जा रहा है हाइपरटोनिक में। पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, जिस सेल में से पानी बाहर जा रहा है उस सेल में हो रहा है एक्सऑस्मोसिस। जिसमें से पानी बाहर जा रहा है उसमें हो रहा है एक्सऑस्मोसिस, और जिसमें पानी अंदर आ रहा है उसमें हो रहा है एंडोस्मोसिस। सो रिमेंबर ऑलवेज, जब दोनों सेल्स में कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा वो आइसोटोनिक रहेंगे। जिस सेल में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा उसको हाइपोटोनिक कहते हैं, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है उसको हाइपोटोनिक कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्ट आर पार नहीं जा सकते, सिर्फ पानी जा सकता है। सो वाटर विल ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक जाएगा जब तक दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाते। तो एक सेल से पानी बाहर जा रहा है तो उसको मैं कहूंगा एक्सोस्मोसिस, एक सेल के अंदर पानी अंदर आ रहा है उसको मैं कहता हूँ एंडोस्मोसिस। कोई शक? या नोबडी? ओके फाइन, ओके गुड। सो आई थिंक आई हैव सॉल्व्ड ऑल द डाउट्स एज वेल। आपने जो भी डाउट मुझे पूछे थे उन्हें मैं सॉल्व कर चुका हूँ, एंड सम मोर एज वेल। चलो आगे बढ़े। या चलो अभी हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन की, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे। सी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की मैं बात करूं तो 4 पार्ट्स जरूर होते हैं इसमें। if I write down the parts, we'll talk about human excretory system. सी मजाक मजाक में आप ना सुसु कर देते हो 2 मिनट में, लेकिन उसके पीछे कितना बड़े कांड होते हैं बॉडी के अंदर आपको मालूम ही नहीं है। वो जब हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत बहुत बड़ा कांड होने वाला है। मतलब 3 लेक्चर लगेंगे सिर्फ समझाने के लिए कि एक्चुअली सुसु बनते कैसे। निकालने में साला 1 मिनट लग जाता है, किधर झाड़ी के अंदर जाकर जब पेड़ को पानी दे रहे तो, मर्दों की बात कर रहा हूँ, औरतों के नहीं, फाइन। लेकिन कितना कांड, 3 लेक्चर एक ड्रॉप बनाने के लिए यार। ओके, अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट टाइम याद रखना ही जब झाड़ को पानी दोगे तो। सो 4 पार्ट्स है यहाँ पर। किडनीज है, यूरेटर्स है, यूरेटर्स रॉन्ग हो गया, यूरेटर्स है, और यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा है। हाँ और जरा सोचा इकडे ओके। सो ये 4 चीजें होती है बेसिकली। किडनीज है, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये 4 चीजें हैं इसमें। और इन 4 चीजों में बेसिकली हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट है वो किडनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज किडनीज। फाइन, सो लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। आई एम नॉट ड्रॉ, मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा। Just give me 1 second now.
या मुझे 1 मिनट देना, 1 मिनट देना, मैं 1 मिनट में आता हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ। बोलो काय करू, जायचं आहे? 1 मिनिट. सुनील 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 सुनील, हाँ 1 मिनिट, जा जा जा. क्या उसका मूड चेंज होता है. अरे बाबाकडे देतो तो तुला, बाबाकडे जायचंय ना, बाबाकडे जातोय. जाने के बाद मी बोलतो बाबा जातो की नाही जात, लवकर सांगतो. जायचंय बाबाकडे घेऊन जाणार. अभी नहीं जाऊंगा वापस. कैसे कमेगिरी करते थे. जायचंय बाबाकडे. जाऊ. जायचं तो येणार जाऊ दे, थोड्या जाऊया. जा आईकडे जा. एबीसीडी लावून एबीसीडी पडत. सॉरी, गिव मी 1 सेकंड. It's a matter of literally next 5 minutes. Okay. So I wanted to show you this diagram. और मैं कौन सा डायग्राम दिखाने वाला था? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, अच्छा वाला डायग्राम चाहिए. ये गलत डायग्राम क्यों दिखाते हैं मेरे को?
यस, दिस इज अ गुड डायग्राम। थोड़ा बहुत एक्सेसिव है लेकिन फिर भी चलेगा। एक मिनट का ना, छान छान है ना बच्चा, कैसे है, छान छान है डायग्राम। डायग्राम कैसा है, किडनी है, किडनी किडनी है, किडनी हो ना। एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड। हेलो, क्या तो डायला से यार मुझे और बस ना देख सकते क्या है, तो ये 5 मिनट लगती है। ठीक है हरकत मस्ती कर रही। ओके, सो as I said, let's understand this diagram first. And कहाँ गया बे? आ गया, ये रहा। Fine. So what you're looking at is your human excretory system को देख रहे हो आप। Fine. Is your human excretory system and let me just hold on. हाँ कशी है ना, किडनी है ना, लाल लाल। So as you can see क्या क्या है इसमें, किडनी, और आपको क्या सिखा रहा हूँ। ओके, किडनीज, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, 4 चीज आपको बहुत क्लियरली दिखाई देंगी, वेरी वेरी क्लियरली दिखाई देंगी। अगर मैं बहुत सिंपल बात करूँ, किडनी को अगर ध्यान से देखो तो किडनी जो आपकी है यहाँ पर, वो थोड़ी सी बीन शेप्ड है, बीन शेप। बीन का मतलब चौली, चौली की शेप की है। फाइन, देखिए मजेदार इंग्लिश लैंग्वेज देखो ना। बीन को कहते हैं किडनी शेप, किडनी को कहते हैं बीन शेप। क्या फालतूगिरी है, मतलब एक नया शेप बना दो ना भाई उसमें। फाइन, तो राजमा इज किडनी शेप, किडनी इज राजमा शेप, बकवास नहीं। तो ये किडनी है, और अगर आप बाहर से देखो तो यहाँ से कॉन्केव है, यहाँ से कॉन्वेक्स है, बीन शेप्ड है। ये जो अंदर वाला पार्ट गया ना यहाँ से, जिसमें से चीजें बाहर अंदर आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं हाइलम या हाइलस। दिस इज कॉल्ड एज हाइलम या हाइलस, ये वाला पार्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो रीनल आर्टरी जो है उसके अंदर जा रही है, रीनल वेन उसमें से बाहर आ रहा है। सो रीनल आर्टरी अंदर गई, रीनल वेन बाहर आ गया, यूरेटर उसके अंदर से बाहर आ रहा है। सो कुछ चीजें अंदर बाहर करती है, उसमें से नाम है हाइलम या हाइलस, यू कैन कॉल इट एज हाइलम या हाइलस। और अगर आप ध्यान से ऊपर देखो किडनी के, तो किडनी के ऊपर आपको ये दिखेगा, इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं इसको। और साइज क्या है किडनी का, 10 बाय 5 बाय 4, 10 सेंटीमीटर लंबा है, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड है, और अराउंड 4 सेंटीमीटर थिक है, 10 बाय 5 बाय 4। और अगर मुझे वजन कितना रहता है किडनी का, तो अराउंड औरतों में रहेगा 125 से 135 ग्राम, 135 ग्राम मैक्सिमम, और मर्दों में अराउंड 150 ग्राम। सो 135 टू 150 ग्राम ये वेट रहता है किडनी का आपके। कहाँ पर है किडनी, अगर मुझे कहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर मेरी बॉडी को ध्यान से देखो, एक मिनट आई विल शो यू, थोड़ा लाइट आ रहा है। अगर आप मेरी बॉडी को देखो, तो अगर मैं बोलूँ ये मेरा पिछवाड़ा है, आई नो आप मेरा पेट देख रहे हो, तो समझो मेरी पीठ है, मेरी पीठ। तो यहाँ पर पीठ में, यहाँ पर मेरा वर्टिब्रल कॉलम रहेगा, रीढ़ की हड्डी यहाँ पर रहेगी। तो रीढ़ की हड्डी के साइड पे जाकर एकदम यहाँ पर नहीं जाने का, इधर इधर। सो पीठ पे इधर आपका किडनी है, डायफ्राम के नीचे है, फाइन, पिछले साइड पे है, और एक थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, मतलब एक्सक्यूज मी अगेन। So basically kidneys are down there, बैक साइड पे, डॉर्सल साइड पे, एब्डोमिनल कैविटी के, और आपके रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे है। अगर एग्जैक्ट पूछो ना कहाँ पर है, तो आपको मालूम नहीं रहेगा, लेकिन आपको मैं हड्डी बताता हूँ। आपकी जो सबसे ऊपर की हड्डी रहती है गर्दन की, उसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल वर्टिब्रे। पीछे उसके नीचे जो हड्डी है उसको हम लोग कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे रहते हैं, 12 थोरैसिक वर्टिब्रे रहते हैं, उसके बाद 5 लंबर वर्टिब्रे रहते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रे 7, थोरैसिक वर्टिब्रे 12, लंबर वर्टिब्रे 5। ठीक है, आपको ये है नहीं, चैप्टर है, बाद में हम लोग पढ़ने वाले स्केलेटन चैप्टर। एक्चुअली आपके पोर्शन से निकाल दिया गया, नीट वालों को पढ़ाऊंगा, बाकी लोग को निकाल दिया गया है पोर्शन में से, नीट वालों को पढ़ाऊंगा चैप्टर वो। सो ट्वेल्थ थोरैसिक वर्टिब्रा से लेकर 3rd लंबर वर्टिब्रा तक, मतलब 12 थोरैसिक वर्टिब्रा जहां पर रहता है उसके बाजू में चालू होती है,
फिर फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा, सेकंड नंबर वर्टिब्रा, थर्ड नंबर वर्टिब्रा, 4 वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी की 4 हड्डियों की साइज का आपका किडनी रहता है। फाइन। वन मोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, आपके सारे ऑर्गन्स है ना, यहाँ पर स्टमक है, लीवर है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, सबको ना एक पतले से मेम्ब्रेन ने बांध के रखा है, पतले से मेम्ब्रेन ने बांध के रखा है। नाम है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम वो ना पकड़ के रखता है सारे ऑर्गन्स को, एकदम टाइटली पकड़ के रखता है। किडनी उस पेरिटोनियम के अंदर नहीं है, बाहर है। मतलब अगर आपको दिखाऊं तो किडनी ना इसके अंदर नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, उसके बाहर लेकिन चिपकी हुई है। सो इट इज अटैच्ड टू द पेरिटोनियम बट इट इज बिहाइंड द पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम से चिपकी हुई है लेकिन पेरिटोनियम के पीछे है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है पेरिटोनियम के पीछे चिपका हुआ है, पेरिटोनियम के पीछे चिपका हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियम। क्लियर है? ओके, नहीं। किडनी के अंदर एक खास चीज रहती है, उसका नाम है नेफ्रॉन। 10th में या 9th में पढ़ा रहेगा नेफ्रॉन्स। कितने नेफ्रॉन रहते हैं एक किडनी में? एक किडनी के अंदर गिनो अवर 10 और 10 20 और एक 40 और 60 12 लाख, 10 से 12 लाख नेफ्रॉन रहते हैं एक किडनी के अंदर। 10 से 12 लाख नेफ्रॉन रहते हैं एक किडनी के अंदर। फाइन। और किडनी से चालू होता है ये ट्यूब, ये ट्यूब चालू होगा। इस ट्यूब का नाम है यूरेटर। यूरेटर नाम है इस ट्यूब का। अगर आप ध्यान से देखो यूरेटर को, तो हाइलम से निकल रहे हैं और ब्लैडर तक जा रहे हैं, हाइलम से निकल के ब्लैडर तक जा रहे हैं। अगर आप उसका डायमीटर यहाँ पर देखो, मैं ध्यान उसके जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर थोड़े थिक है, मोटे हैं, और नीचे आते आते पतले हो जाते हैं। तो दे टेपर डाउन, नीचे आते बहुत पतले हो जाते हैं। फाइन। अराउंड 25 से 30 सेंटीमीटर लंबे रहते हैं। फाइन। हाइलम या हाइलर से निकलते हैं, ब्लैडर तक पहुंचते हैं, और यहाँ पर अंदर आते हैं ना, अंदर आते हैं तो वहां पर वाल्व्स नहीं है। वाल का मतलब क्या? वहां पर कोई स्टॉप, उनको रोकने के लिए कुछ चीज नहीं है। साइड से उतरते हैं। अगर सीधा उतरेंगे ना तो क्या हो जाएगा, वापस ऊपर चले जाएंगे, यूरिन नीचे टच करके वापस ऊपर चला जाएगा। तो वाल्व्स बंद करने को कोई वाल नहीं है। तो सिंस वाल्व्स नहीं है, साइड से उतर से, तो यूरिन ड्रॉप ड्रॉप नीचे गिरता है और वापस ऊपर नहीं जा पाता। फाइन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऊपर नहीं जाए। और सिंस ये साइड से उतर रहे तो बैकफ्लो ऑफ यूरिन नहीं होता, बैकफ्लो ऑफ यूरिन बिल्कुल नहीं होता है। और यहाँ से पुचुक 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 करके आएगा, यूरिन नीचे आएगा। फाइन। और इसमें गिर जाएगा। फाइन। पेरिस्टाल्सिस इज द वर्ड। पेरिस्टाल्सिस मतलब स्मॉल स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन से यूरिन नीचे आएगा और इसको भर देगा। अब ये है आपका ब्लैडर, ये है आपका ब्लैडर। और ब्लैडर बनता है स्मूथ मसल से, ब्लैडर मसल से बना हुआ है। उसमें आप यूरिन भर सकते हो, 500 ml से लेकर 1 लीटर तक यूरिन में भर जाएगा। फाइन। बहुत ही मस्कुलर सैक है, हॉलो सैक है, मस्कुलर सैक है, एक खास मसल से बना हुआ है। और नाशपति, नाशपति लुक्स लाइक नाशपति, पैर, पैर बोलते उसको, लुक्स लाइक पैर। और इसमें ना, इसके अंदर एक पूरा का पूरा यहाँ पर एक ट्रायंगुलर एरिया है, ऐसे ट्रायंगुलर एरिया है, इसका नाम है ट्राइगोन, इसका नाम है ट्राइगोन। ट्राइगोन नाम का एरिया है जिसके अंदर यूरिन पहले भरता है, बाद में वो ट्राइगोन फूलेगा तो ब्लैडर भी फूलेगा। जो मसल्स है आपके, स्मूथ मसल जिससे वो पूरा ब्लैडर बनता है, उसका नाम है डेट्यूसर मसल्स। डेट्यूसर मसल्स, डेट्रूसर मसल से वो बनता है और वो उसके वजह से फूल सकता है। और वन मोर थिंग, यहाँ पर कंप्लीटली एक लाइनिंग है, यहाँ पर एक लाइनिंग है एक खास एपिथेलियम का, और उस एपिथेलियम का नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। व्हाट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम? ऐसे सेल्स रहते हैं उसके अंदर जो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। शेप चेंज करेंगे मतलब क्या करेंगे, जब ब्लैडर भर जाएगा तो वो सेल्स बहुत पतले हो जाते हैं। जब ब्लैडर आधा भरा रहेगा तो सेल्स थोड़े बड़े रहते हैं। जब ब्लैडर कंप्लीट खाली हो जाएगा सेल्स बहुत बड़े हो जाएंगे। तो बहुत बड़े, जब खाली है तो थोड़ा भरेगा तो सेल्स थोड़ा कम हो जाएगा,
और कम और कम, और जब ब्लैडर पूरा भर जाएगा एकदम पतले हो जाएंगे, फाइन। तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और यहाँ पर स्पिंटर मसल्स है, स्पिंटर मसल दो अंदर की तरफ है यहाँ पर और दो बाहर की तरफ है, इसको हम लोग कहते हैं स्पिंटर मसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स है ये मसल्स यूरिन को बाहर नहीं जाने देंगे, ये मसल्स यूरिन को अंदर ही रोक लेंगे। ये आपके कंट्रोल में है। अगर आपको जोर की आई भी है तो आप रोक सकते हो जब तक आप टॉयलेट में नहीं पहुंचते। आप ऐसा चड्डी में नहीं करोगे, अभी आपकी उम्र नहीं है, फाइन। मेरा बच्चा अभी जो है 2 साल का ही है, उसका अभी तक क्या हो गया है ना, सो स्पिंटर मसल्स उसका ब्रेन की कंट्रोल में नहीं है, वो किधर भी कर देगा, बेड पे कर देगा, किसी के बॉडी पे कर देगा, डायपर में कर देगा, तो उसका कंट्रोल में नहीं है। तो छोटे बच्चों के कंट्रोल में ये मसल्स नहीं रहते, और एकदम बूढ़े अगर हो गए हो तो कभी कभी वो मसल कंट्रोल निकल जाता है। मैंने देखा है कुछ बूढ़े लोग भी, उनको डायपर पहनाने की जरूरत पड़ती है, तो ये खुद आजकल एडल्ट डायपर भी आते हैं, आप टीवी पे ऐड भी देखते हो एडल्ट डायपर्स का, फाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, डायपर, डायपर नहीं सॉरी, स्पिंटर, जो यूरिन को रोक के रखते हैं। और लास्ट में एक ट्यूब है जिसका नाम है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से यूरिन बाहर आएगा, इट्स ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, से यूरिन बाहर आएगा। और जैसे स्पिंटर्स, बीच में स्पिंटर्स रहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, एक आपके कंट्रोल में है, एक आपके कंट्रोल में नहीं है, और ये बाहर आएगा। यूरेथ्रा का साइज क्या है? यूरेथ्रा का साइज जो है वो मर्दों में रहता है 20 सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज वो आपके पेनिस में रहता है। यूरेथ्रा से यूरिन भी बाहर आएगा और स्पर्म भी बाहर आएगा, और औरतों में रहता है सिर्फ 4 सेंटीमीटर का, उसमें से सिर्फ यूरिन बाहर आने वाला है, फाइन। आई विल लाइक यू टू ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 15.2। बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक वाला पार्ट है वो, जितना आ सकता है आप खुद लिख लो, बाद में मैं सबका ये बोल दूंगा, जितने आते हैं खुद लिखो, जो डाउट रहेगा वो चैट में पूछ सकते हो आप मुझे। प्लीज रीड 178 पेज नंबर, जितने फिल्म ब्लैंक्स खुद कर सकते हो उतने कर सकते हो, बाद में बाकी के मैं बोल दूंगा। ओके, काम करते हैं, एक काम करते हैं, आप लोग करने से अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ वो, मैं पढ़ देता हूँ और मैं जरा वो सॉल्व कर देता हूँ।
A pair of bean-shaped kidneys. A pair of bean-shaped kidneys. मैं भगवान लग रहा हूँ ना कैमरा पे? मेरे पीछे से ग्लो आ रहा है, ऐसा पीछे से ग्लो आ रहा है, ऐसा भगवान के पीछे ना ग्लो. हाँ, फाइन. आपको मालूम पड़ा मेरा अवतार. ओके, fine. A pair of bean-shaped kidneys are present on either side of the vertebral column. Either side of the vertebral column, from 12th thoracic vertebra to 3rd lumbar vertebra. Kidneys are present behind the peritoneum. P-E-R-I-T-O-N-U-M. P-E-R-I-T-O-N-U-N-E-U-M. Peritoneum. Hence they are all retroperitoneal. Dimensions are around 10 by 5 by 4. 10 by 5 by 4. Average weight 150 ग्राम से लेकर 135 ग्राम. 150 ग्राम in males, 135 ग्राम in females. Outer surface is convex, inner surface is concave. Outer surface convex, inner surface concave. Notch on inner concave surface is called as hilum. H-I-L-U-M. Hilum बोल सकते हो, hilus बोल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता. H-I-L-U-M भी ठीक है, H-I-L-U-S भी ठीक है. Renal artery enters the renal vein. यहाँ पर hilus भी दिया है, बुक में hilus दिया है, ठीक है. Each kidney has almost 1 million functional units called as nephrons. Nephrons. N-E-P-H-R-O-N-S. Nephron. Nephron. Okay. Okay, sorry. Pair of ureters arise from the hilus of each kidney. Hilus बोलो, hilum बोलो, फर्क नहीं पड़ता. Hilus of each kidney. Each ureter is long muscular tube 25 cm in length. Ureters open into the urinary bladder by separate openings which are not guarded by walls. They pass obliquely, side से अंदर जाते हैं, टेढ़ा होकर अंदर जाते हैं through the wall of the urinary bladder. This helps in prevention of backflow of urine. Okay, urinary bladder is a median pear-shaped sac. Pear-shaped, P-E-A-R, Nashpati. Pear-shaped sac. It's a hollow muscular organ. Bladder is situated in the pelvic cavity, posterior to pubic symphysis. Pubic symphysis एक हड्डी होती है जिसमें जो बेसिकली आपके कूल्हे की जो हड्डी होती है ना, कूल्हे की हड्डी, उसके बीच में होता है. हिप बोन्स जो होता है, हिप बोन्स, आपके जो हिप बोन्स है, उसके चले बीच में रहता है pubic symphysis. Fine. At the base of the dash, at the base of the bladder, there is a small inverted triangular area called as trigon. At the apex of this triangle is opening of urethra. At these 2 points, the base of the triangle ureters. Urinary bladder is covered externally by peritoneum. Inner to peritoneum is muscular layer. It is formed by detrusor muscles, which consist of 3 layers of smooth muscles, longitudinal, circular. Okay. Innermost layer is made up of transitional epithelium. Innermost layer is made up of transitional epithelium, which helps the bladder to stretch. Transitional epithelium. Okay. Sorry. फिर होगा यूरेथ्रा. Urethra is a tubular structure arising from urinary bladder and opening the exterior of the body. There are two urethral sphincters between urinary bladder. Two pairs of urinary sphincters. या 2 लिखा तो भी बहुत है, 2 लिखा तो भी बहुत है. साइड में 2 रहते तो 2 पैर और 2 सेम रहता है. इंटरनल स्पिंक्टर्स मेड अप ऑफ इंटरनल स्पिंक्टर्स रहेगा स्मूथ मसल्स का. इंटरनल स्पिंक्टर स्मूथ मसल्स का रहेगा जो आपके कंट्रोल में नहीं रहता, बेरिंग के कंट्रोल में रहता है. और एक्सटर्नल स्पिंक्टर मेड अप ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स, STRIATED, जो आपके कंट्रोल में रहेगा. सॉरी. ओके, मैं कुछ पढ़ने वाला हूं.
आपको पॉइंट नंबर डालने, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पेज 179 मैं समझाऊंगा आपको पॉइंट नंबर दे। पॉइंट नंबर 1, किडनीज ब्रिंग अबाउट सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस वाटर एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। किडनी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, एक्सेस पानी है और पॉइजनस सब्सटेंसेस है उसको बॉडी में से बाहर निकालता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, फंक्शंस ऑफ किडनी की बात कर रहा हूँ, फंक्शन ऑफ किडनी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, they maintain homeostasis by way of their role in osmoregulation and regulation of pH of their body fluids। इसका मैं मतलब समझाऊंगा। What is osmoregulation, what is pH and what is homeostasis? Osmoregulation का मतलब होता है water and salt balance। किडनीज परफेक्ट, किडनीज को मालूम है कितना पानी बाहर डालना है, कितना पानी अंदर लेना है, कितना सॉल्ट बाहर डालना है, कितना सॉल्ट अंदर लेना है। अगर आप गर्मी में देखो, गर्मी में बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, पसीने में सॉल्ट और पानी बहुत निकलता है, तो किडनी क्या करती है, किडनी सुसु कम कर देगी। क्यों? तो सॉल्ट और पानी पहले से निकल चुका है इन फॉर्म ऑफ पसीना। ठंडी में सॉल्ट और पसीना नहीं, सॉल्ट और वाटर नहीं निकलता, तो ठंडी में क्या करती है, किडनी सुसु ज्यादा कर देती है। तो किडनी नोज हाउ टू रेगुलेट द ऑस्मोटिक बैलेंस, उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। सिमिलरली सुसु में कभी कभी हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा बाहर निकल जाते हैं, कभी कभी हाइड्रोजन आयंस कम बाहर जाते हैं। व्हाट इज हाइड्रोजन आयंस? जितने हाइड्रोजन आयंस ब्लड के अंदर रहेंगे उतना ब्लड ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, जितने हाइड्रोजन आयंस कम रहेंगे उतना ब्लड कम एसिडिक हो जाएगा। किडनीज नो कि ब्लड को कितना हाइड्रोजन आयंस चाहिए, कितना नहीं चाहिए। तो ब्लड का जो एसिडिटी का लेवल है, ब्लड का जो पीएच है, उसको भी किडनी परफेक्टली मेंटेन करता है। तो बाहर कुछ भी हो जाए, बाहर गर्मी है, बाहर ठंडी है, फर्क नहीं पड़ता। आपके बॉडी का टेम्परेचर, आपका बॉडी का पीएच हमेशा स्टेबल रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। सेम कंडीशन होमियोस्टैसिस। सेम कंडीशन मतलब होमियोस्टैसिस। तो किडनी ऑस्मो रेगुलेशन करवाएगा, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस करवाएगा, किडनी पीएच बैलेंस करेगा और बॉडी को हमेशा सेम कंडीशन में रहेगा, होमियोस्टैसिस करवाएगा। ये हो गया किडनी का फंक्शन नंबर 2। किडनी का फंक्शन नंबर 3, इसमें 2 लाइन लिखूंगा। दे प्रोड्यूस कैल्सिट्रियोल, रेनिन एंड एरिथ्रोपोइटिन। 3 हार्मोन्स है। कैल्सिट्रियोल आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी बनाने में हेल्प करता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, और रेनिन जो है वो ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर। तो कैल्सिट्रियोल हड्डी, रेनिन ब्लड प्रेशर, एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी। फंक्शन नंबर 3 हो गया। फाइन, बस ये 3 ही फंक्शन है बेसिकली। ओके, एक पैराग्राफ है नीचे मिक्चुरेशन का। मिक्चुरेशन, व्हाट इज मिक्चुरेशन? मिक्चुरेशन जो है उसका मतलब होता है सुसु करने की इच्छा है, सुसु करना। सुसु करने को हम लोग मिक्चुरेशन कहते हैं। मैंने क्या बोला, ब्लैडर जो है वो 500 ml से लेकर 1 लीटर तक आप भर सकते हो, 500 ml से लेकर 1 लीटर तक। 700 ml एवरेज है, मतलब 500 ml भर गया ना तो आपको लगेगा कि ठीक है अभी तो हो गया, आपको ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि भाई जाओ। फाइन, तो ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल मिलता है कि भाई जाओ। अब लगेगा नहीं अभी टाइम है मेरे को, अभी जस्ट भर गया। 700 ml तो आपको लगेगा नहीं सुसु करने की जरूरत है भाई मेरे को, मैं थोड़ा सा जाऊँ क्या। 800 ml तक मतलब आप ना, अरे यार 900 तक तो मतलब अरे यार, और 1000 ml में तो आपको पहुंचना पड़ेगा, फिर जमीन पहुंचना पड़ेगा आपको। फाइन, तो मिक्चुरेशन बेसिकली वो होता है कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का मतलब होता है जब ब्लैडर भर जाता है तो सिग्नल मिलता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को कि आपको सुसु होने वाली है, तो स्फिंक्टर सिग्नल देते हैं कि भाई अभी छोड़ो, अभी छोड़ो। फाइन, तो फिर निकल जाएगा। और एक मैं चीज बोला था आपको कि मर्दों में जो यूरेथ्रा रहता है, मर्दों का यूरेथ्रा रहता है, वो दोनों चीजें करता है। क्या दोनों चीजें? वो सुसु भी करेगा और स्पर्म्स भी निकालेगा। सुसु भी निकालता है, स्पर्म भी निकालता है। उसको हम लोग कहते हैं यूरिनो जेनाइटल ऑर्गन, यूरिनो जेनाइटल, सुसु भी और स्पर्म भी। 179 का फर्स्ट पैरा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 179 का हाफ वाला पार्ट एक बार वापस पढ़ लो, फर्स्ट पैरा और वो ग्रीन वाला पैराग्राफ एक बार पढ़ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Read the first half of page number 179. First half of page number 179. कोई डाउट रहेगा तो चैट में पूछ सकते हो।
क्वेश्चन ओके। डाउट्स है यहाँ पर तो मैं बोल देता हूँ। उसका मतलब क्या है? एक्सपेल करना, एलिमिनेट करना मतलब बाहर निकालना। एक्सपेल करना, एलिमिनेट करना मतलब बाहर निकालना। मिस्टर रितेश गुप्ता, यूरिनो जेनाइटल पहले समझाया था मैंने बेटा। यूरिनो का मतलब सुसु, जेनाइटल का मतलब स्पर्म निकालते हैं। तो स्पर्म इट्स ए पार्ट ऑफ द बोथ, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी काम करता है, रिप्रोडक्टिव भी काम करता है। तो यूरिनो भी है, जेनाइटल भी है। मिक्चुरेशन का मतलब सुसु, रिफ्लेक्स सेंटर मतलब बेसिकली सुसु जो हो रही है उसका सिग्नल आपको मिलेगा, स्पिंटर को मालूम पड़ेगा कि आपको सुसु होने वाली है, वो सिग्नल भेजेगा आपके स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को कि आपको सुसु हो रही है, क्या करूं, छोड़ू क्या नहीं छोड़ू। उसको हम लोग कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर। एरिथ्रोपोइटिन इज एन हार्मोन क्रिएटेड बाय किडनी, जिसमें जो हेल्प करता है आरबीसी को बनाने में, रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट्स। इंटरनल का मतलब अंदर का, एक्सटर्नल का मतलब बाहर का। दो स्पिंटर्स है ना, एक अंदर के साइड पे है और एक बाहर के साइड पे, दो स्पिंटर्स है। एक ब्रेन के कंट्रोल में, एक आपके कंट्रोल में है। रेनिन इज ए हार्मोन मेड बाय द किडनीज व्हिच हेल्प इन मैनेजिंग द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है। मैं जो बोलता हूँ कोई सुनता ही नहीं है क्या? ओके, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अगले बार एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करना है, मैं अभी चालू नहीं कर सकता, वो बड़ा टॉपिक है, पूरा 1 घंटा लगेगा उसको करने के लिए। सो आज के, अरे शाम को तो मिलने ही वाले ना हम लोग, शाम को करेंगे। फाइन, बाय बाय, सी यू, टाटा अभी के लिए।